तो ये है तुम लोगों का 12th पार्ट, मतलब कि 12वां अध्याय भी कह सकते हो इसका। अब इसमें फिर से एक नए आदमी की एंट्री हो रही है। पहले जैसा था कि रामाधीन था, रंगनाथ था, वैद्य जी थे, रूपन बाबू थे, विक्रम खेरवी गांव के बारे में आया था। अभी गांव के ही एक आदमी के बारे में बात हो रही है जो कि शिवपालगंज में ही रहते थे, जिसका नाम था गयादीन। वह जो और बाकी गुना भाग में बड़ा काबिल माना जाता था। मतलब कि मैथ्स में काफी स्ट्रांग उसे समझा जाता था, क्योंकि वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब में एक्सपर्ट था वहां के लोगों के हिसाब से। क्योंकि उसका पेशा सूदखोरी का था। सूदखोरी का मतलब कि जो पैसे ना, जैसे कि हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, गांव में क्या होता है कि लोग जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो ब्याज पर, मतलब कि इंटरेस्ट पर लोगों को उधार देते हैं। तो वही उसका मेन काम था। मतलब एज अ प्रोफेशन वो यही करता था, पैसे उधार देता था और ब्याज के पैसों से लोगों से अच्छे खासे रकम लूटता था। उसकी एक दुकान थी जिस पर कपड़ा बिकता था और उसी पर रुपए का लेन देन, मतलब वो नाम के लिए एक दुकान थी, असल में काम वहां पे इस रुपए का लेन देन के वाला होता था। उसकी एक जवान लड़की थी जिसका नाम था बेला, और एक बहन थी जो बेवा थी, और एक बीवी थी जो मर चुकी थी। मतलब उसके घर में एक तो बेटी थी जिसका नाम था बेला, और एक बहन भी थी जो बेवा थी, कहने का मतलब विडो थी, और एक बीवी थी जो उसकी वो भी मर चुकी थी। तो मतलब घर में दो लेडीज थी। बेला स्वस्थ, सुंदर, गृह कार्य में कुशल, रामायण और माया मनोहर। मतलब लड़की देखने में भी अच्छी थी, काम धंधा भी जानती थी, मतलब घर के सभी कामों में एक्सपर्ट थी। और जैसे होता है ना कि मतलब छोटे मोटे जो बच्चों वाली स्टोरी बुक होती हैं वो सब पढ़ लेती थी। तो मतलब उतनी ही पढ़ी लिखी थी, यही समझना। उसके लिए एक सुंदर और सुयोग वर्ग, और गया दीन को एक अच्छे लड़के की तलाश थी ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। बेला मतलब अपनी खूबसूरत भी थी और काम वाम भी कर ही लेती थी घर का। तो गया दिन को लगता था कि मेरी बेटी बहुत ही रूपवान और गुणवान है, मतलब रूपवती गुणवती है, तो इसकी शादी अच्छे से हो जाए। रूपन बाबू उस लड़की से प्यार करते थे, पर वह यह बात नहीं जानती थी, मतलब लड़की को यह बात नहीं पता थी। रूपन बाबू रोज रात को सोने के पहले वो उसके बारे में सोचते और फिर आ, सो जाते थे, उसके घर की तरफ देखते रहते थे। बेला की बुआ जो थी गया दिन के घर का काम देखती थी। मतलब बेला की जो बुआ, मतलब कि गया दिन की जो बहन उसके घर रहती थी, वो उसके घर का पूरा काम देखती थी और बेला को दरवाजे से बाहर निकलने भी नहीं देती थी, जैसा कि जवान लड़की थी। बेला बड़ों की आज्ञा मानती थी और कभी दरवाजे से बाहर जाती भी नहीं थी। उसे अगर कहीं बाहर जाना भी होता था तो जैसे होता है ना गांव में घर, जो हम लोग एक कहानी अभी सेकंड व्यू में पढ़े थे कि उस वक्त घर की चार दीवारी ऐसा होता था, एक दूसरे से कनेक्टेड होती थी। लोग अपने ही घर में बैठे हुए दूसरे के घर से घूम कर चले जाते थे, पता भी नहीं होता था। तो उसी तरह वो एक छत से दूसरे छत को मतलब पार करती हुई दूसरे के घरों तक हो आती थी जहां भी उसे जाना होता था। कि किसी पड़ोसी के मकान तक पहुंच जाती थी। रूपन बाबू हमेशा बेला के बारे में सोचते, लेकिन बेला कभी जानती नहीं थी, और हमेशा लेटर लिखा करते थे और खुद ही फाड़ भी दिया करते थे क्योंकि उन्हें हिम्मत नहीं थी उसे देने। अ, खैर इन बातों का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि गया दिन सूद पर रुपया चलाते थे और कपड़े की दुकान भी कर रखे थे। कोऑपरेटिव यूनियन भी सूद पर रुपए चलाती थी और कपड़े की दुकान, कोऑपरेटिव यूनियन वाले भी इसी तरह का काम करते थे, और दोनों अपने अपनी जगह पे शांति से जी रहे थे। वैद्य जी से उसके अच्छे संबंध थे, मतलब गया दिन के। वे कॉलेज की प्रबंध समिति के, मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है ना, ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट कह लो, उप सभापति थे। उनका पैसा, उनके पास पैसा था, इज्जत थी। उन पर वैद्य जी, पुलिस, रूपन, स्थानीय एमएलए, जिला बोर्ड के टैक्स कलेक्टर की कृपा थी। ऐसे समझो कि जैसे अब वैद्य जी उस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उसमें एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये गया दिन भी थे। तो जैसा कि था, अब मैनेजिंग डायरेक्टर थे तो उनके पास पैसा भी था, इज्जत भी था, सब कुछ था। तो इनके इनके भी जो काम होते थे काफी अच्छे से हो जाते थे क्योंकि उनके लेफ्ट हैंड थे गया दिन। इन सब के बावजूद वे निराशावादी थे, कहने का मतलब कि निगेटिव ज्यादा सोचते थे, बहुत सोच समझ कर चलते थे।
अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत मतलब प्रिकॉशंस हमेशा लेकर के चलते। उड़द की दाल कभी नहीं खाते थे। एक बार वे शहर गए, वहां एक रिश्तेदार ने उन्हें खाने में उड़द की दाल दे दी, तो गयादीन ने धीरे से थाली जो थी, मतलब प्लेट, दूर खिसका दी और आचमन करके भूखे ही उठे। मतलब आचमन करना मतलब तुम लोगों ने देखा होगा, मतलब जो हम लोग ये रामायण वगैरह देखते हैं तो उसमें, और या फिर पुरानी अगर मूवीज वगैरह देखो तो उसमें लोग खाना को हाथ में जल लेकर के 3 बार घुमा करके फिर प्रणाम करके खाते हैं। उसी को आचमन करना कहते हैं। बाद में उन्हें दूसरी दाल के साथ दूसरा खाना परोसा गया। तो लोगों को जब पता चला तो लोगों ने उन्हें दूसरा खाना दिया। इस बार उन्होंने वही आचमन करके खाना खा लिया। शाम को रिश्तेदार ने उन्हें मजबूर किया कि बताएं कि आखिर उड़द की दाल से उन्हें क्या प्रॉब्लम है। कुछ देर इधर उधर देखकर उन्होंने धीरे से बताया कि उड़द की दाल खा लेने से पेट में वायु बनती है और गुस्सा आने लगता है। मतलब गैस इशू उन्हें होता है और उसकी वजह से उन्हें गुस्सा आता है। उनके मतलब जिसके घर वो गए थे वो पूछा, तो अगर गुस्सा आ ही गया तो क्या हो जाएगा, गुस्सा कोई शेर थोड़ी है जिससे आप इतना घबराते हैं। तो वो जो आदमी पूछ रहा था, मतलब जिसके घर में वो गए थे, वो एक ऑफिस में काम करता था। कैदी ने समझाया कि उसका कहना ठीक है, पर गुस्सा सबको नहीं छसता। कहने का मतलब गुस्सा हर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो सकता। गुस्सा करना तो सिर्फ हाकिमों को छसता है। कहने का मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो अगर गुस्सा करे ना तो उनके काम डर से लोग कर देते हैं, लेकिन अगर हर कोई गुस्सा करे तो उनके काम ऑफिसरों की तरह नहीं हो सकता। तो यही बात है कि गुस्सा हर कोई नहीं कर सकता उनके हिसाब से। वो भी बात सही थी उनकी बात, अगर लॉजिकली देखो तो। हुकूमत भले ही बैठ जाए पर वह तो हाकिम ही रहेगा। बात सही है कि जो ऑफिसर है वो अफसर ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर हम व्यापारी आदमी, मतलब हम बिजनेसमैन हैं, तो हम बिजनेसमैन को गुस्सा करना मतलब हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। क्योंकि अगर हमने एक दिन गुस्सा कर लिया तो कोई दोबारा हमारी दुकान पर नहीं आएगा, और पता नहीं कब कैसा झंझट खड़ा हो जाए। तो सही बात है कि अगर दुकान पर कोई नहीं आएगा तो ऑब्वियसली दुकान नहीं चलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। गए दिन के यहाँ चोरी हो गई थी और चोरी में कुछ जेवर और कपड़े भर गए थे। और पुलिस को यह मानने में ज्यादा आसानी थी कि उस रात चोरों का पीछा करने वालों में से ही किसी ने चोरी कर डाली है। अब देखो, गया दिन के यहाँ क्या हुआ था कि एक दिन चोरी हो गई, चोरी में कुछ जेवर कपड़े सब चले गए। लेकिन पुलिस ना मतलब आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उस रात जो चोरों का पीछा कर रहे थे वो चोर नहीं थे, बल्कि जो लोग पीछा कर रहे थे उन्हीं में से किसी ने चोरी कर डाली, पुलिस वालों का कहना था। चोर जब छत से आंगन में कूदा था तो गया दिन की बेटी और बहन ने उसे नहीं देखा, और तब देखती तो उसका चेहरा दिख जाता। पर जब चोर लाठी के सहारे दीवार पर चढ़कर छत पर जाने लगा तो उसे उन्होंने देख लिया और तब उन्होंने उसकी पीठ भर देखी थी। तो इस बात से पुलिस को नाराजगी थी कि अगर आपके घर में अगर कोई कूदा होता तो आपकी बहन और बेटी ने देखा होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जैसा कि आप लोग बता रहे हो कि जो चोर थे वो लाठी के सहारे और तो डंडे के सहारे छत पर चढ़ गए, तो उस वक्त तो आपकी बहन और बेला ने पीठ देखा उसका, मतलब उस चोरों का बैक देखा। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरे चोर थे, आपके गांव वाले नहीं थे। पुलिस की भी बात सही थी। पुलिस ने पिछले 3 दिनों में कई चोर इन दोनों के सामने लाकर पेश किए और चेहरे के साथ साथ उनकी पीठ भी उन्हें दिखाई थी, पर उनमें से कोई भी ऐसा। अब पुलिस जो थी ना, न जाने मतलब जितने भी चोर थे लॉकर में या कहीं से भी आ रहे थे तो उन सबको लेकर के ये लोग गैदीन के पास आते थे। उनकी बहन बुआ को दिखाया जाता था, लेकिन ये लोग कहते कि नहीं ये नहीं था, जबकि उसका बैग भी दिखाया जाता कि आपको यही लग रहा है ऐसा ही कोई था। बेला और बुआ उसके गले और पीठ की ओर से जयमाला लगाकर कहती, दरोगा जी यही हमारा उस रात का चोर है। और पुलिस को इस बात से बहुत नाराजगी थी। दरोगा जी भनभनाना शुरू कर देते थे, गए दिन की लड़की और बहन जानबूझकर चोर को पकड़वाने से इनकार कर दिया, और पता नहीं क्या मामला। अब पुलिस को लग रहा था कि जरूर इसमें कुछ झोल है। क्यों ये लोग सबको पकड़ पकड़ कहती है नहीं यही है यही है, लेकिन एग्जैक्टली चोर कौन है ये लोग बता नहीं रही हैं। तो मतलब कि मामला कुछ और है। गया दिन का निराशावाद कुछ और ज्यादा हो गया था, क्योंकि गांव में इतने मकान थे पर चोर को अपनी ओर खींचने वाला उन। और सही बात है, जैसा कि गया दिन के बारे में हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि गया दिन बहुत ही निराशावादी थे, हमेशा निगेटिव सोच भी रखते थे और बहुत जल्दी निराश होने वाले थे। तो गया दिन को लग रहा था कि पूरे इस गांव में
सिर्फ मेरा ही घर दिखा क्या चोर को, जो मेरे ही घर पर चोरी करने आया था? नीचे उतरते वक्त चोर के चेहरे पर बेला उसकी बहन की निगाह भी पड़ सकती थी, पर उन्होंने नहीं देखा। और उन्होंने देखा भी तो चोर की पीठ को देखा। दरोगा जी सबसे हंसकर बोलते और टेढ़ी बात करने के अब उन्हें गया दिन ही मिल रहे थे। और दरोगा जी जो थे, थोड़ा टेढ़ा होकर के गया दिन से बात कर रहे थे। उस गांव में कुछ मास्टर भी रहते थे, जिसमें एक खरना मास्टर भी थे, जो कि बेवकूफ समझे जाते थे। दूसरे मालवीय साहब थे, वह भी बेवकूफ थे। तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें नंबर पे गया दिन नहीं जानते कौन था। और वे मास्टर भी बेवकूफ थे, और गया दिन की निराशा इस समय कुछ और गाढ़ी हुई जा रही थी, क्योंकि 7 मास्टर एक साथ उनके मकान की ओर आ रहे थे। अब देखो, खरना मास्टर मालवीय के बारे में सब लोग जानते थे कि बेवकूफ है, और तीसरे चौथे उनके साथ कोई और भी था। तो जैसे ही वो सब 7 लोग मिल करके गया दिन की तरफ आ रहे थे, गया दिन की नजर पड़ती है उनकी तरफ, तो गया दिन मतलब थोड़ा सा और भी निराश दिख रहे थे कि ये 7 लोग मेरे घर की तरफ क्यों आए। और निश्चय वे चोरी के बारे में सहानुभूति दिखाकर एकदम से कॉलेज के बारे में कोई बेवकूफी की बात शुरू कर दी। और गया दिन को ये भी पता था कि ये सारे टीचर जो है ना, सब अपनी अपनी मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए कॉलेज के बारे में कोई ना कोई फालतू वाली बात लेकर के, और ये लोग मेरी घर की जो चोरी हुई है उसके बारे में ये लोग सहानुभूति दिखाएंगे, मतलब कि सिंपैथी। तो जरूर कोई फालतू वाली बात ये लोग करेंगे। वही हुआ। मास्टर लोग आधे घंटे तक गया दिन को समझाते रहे कि वे कॉलेज की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हैं, तो प्रेसिडेंट हैं, चूंकि अध्यक्ष बंबई में कई साल से रहते आ रहे हैं और वही रहते रहेंगे, इसलिए मैनेजर के और प्रिंसिपल के अनाचार के खिलाफ उपाध्यक्ष को कुछ करना चाहिए। अब ये टीचर लोग जो थे ना, ये गया दिन को समझा रहे थे, यारे इतने सालों से ये अध्यक्ष मुंबई में रहते आ रहे हैं, यहाँ पे वो नहीं है, तो ये प्रिंसिपल जो अत्याचार यहाँ पे करता है, उसके लिए आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। गया दिन ने बहुत ठंडे ढंग से सर्वोदयी सभ्यता समझाया कि उपाध्यक्ष तो सिर्फ कहने की बात है, मैं भी नाम का ही हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, और मास्टर साहब ये खेल तुम ही लोग खेलो, इसके बीच में मुझे मत इन्वॉल्व करो, तुम लोगों को जो करना है करो। तब नागरिक शास्त्र के मास्टर उन्हें गंभीरता से बताने लगे उपाध्यक्ष की ताकत कितनी बड़ी है। तो जैसा था कि अब ये लोग चाहते थे कि गया दिन इनको सपोर्ट करे, इन टीचर्स को, तो कुछ हो सके, और गया दिन मुकर रहे थे। और गया दिन नहीं चाहते थे कि इस फालतू के मैटर में वो फंसे, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी टेंशन थी अपने घर की चोरी को लेकर के। अचानक उन्होंने मास्टर को टोककर पूछा, तो इसी बात पर बताओ मास्टर साहब, भारत के उपाध्यक्ष कौन? अब जैसा कि था कि टीचर लोग तो वहां पे सारे बेवकूफ ही थे। ये सवाल सुनते ही मास्टरों में भगदड़ मच गई। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, किसी को जवाब नहीं मिला। अंत में नागरिक शास्त्र के मास्टर ने कहा, पहले तो राधा कृष्णन जी थे, अब इधर उनका तबादला हो गया। गया दिन धीरे से बोले, अब समझ लो मास्टर साहब, उपाध्यक्ष की क्या हैसियत होती है। मतलब कि उनके हिसाब से जो टीचर ने कहा कि राधा कृष्णन जी थे, अब इधर उनका तबादला हो गया, तो कहने का मतलब कि जब भी काम का कुछ मैटर आता है ना, तो उपाध्यक्ष का ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो मुझे इसमें मत न घसीटो। लेकिन टीचर सुनने को ना थे। उनमें से एक ने जिद पकड़ ली, कम से कम कॉलेज की प्रबंध समिति की एक बैठक तो गया दिन जी बुलवा लीजिए। अब एक टीचर बहुत करने रिक्वेस्ट करने लगा, अरे एक मीटिंग तो बुलवा लीजिए गया दिन जी। हम्म, अब गया दिन को लग रहा था कि इन मास्टरों से, मतलब मैं कितना भी समझा रहा हूँ ये समझ नहीं रहे हैं, ये मुझे इसमें धकेलने को पूरे रेडी होकर के आए हैं, और मेरी कोई बुनियाद तो है नहीं वैची के सामने। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस बैठक बुलाने के लिए, मतलब कि मीटिंग करने के लिए, रामाधीन को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और रामाधीन इन सब कामों में काफी अच्छा है। तो किसी ने कहा, उन्हें तो लगा ही दिया है। तो लोग बोले, अरे तो लगा दिया है तो बस लगाए रखो, खिसकने मत दो उनको वहां से। कहकर गया दिन आसपास बैठे हुए दूसरे लोगों की ओर देखने लगे। ये दूसरे लोग नजदीक के गांव के थे, जो पुराने प्रोनोट बढ़वाने, नए प्रोनोट लिखवाने और किसी भी हालत में करने के लिए आए हुए थे। मतलब जैसा होता है ना कि गांव में कुछ कुछ नए नए काम होते रहते हैं, तो दूसरे गांव वाले इधर आए थे,
वो लिखवा रहे थे, जा रहे थे। खन्ना मास्टर ने फैसला कर लिया था कि आज गया दिन से इस मसले की बात पूरी कर ही ली जाएगी। मतलब खन्ना भी चाहते थे कि किसी भी तरह गया दिन मुझे सपोर्ट करे ताकि मैं वाइस प्रिंसिपल बन जाऊं। इसलिए उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की। बोले मालवीय जी, अब आप ही गया दिन को समझाइए, यह प्रिंसिपल तो हमें पीछे डाल रहा है। मतलब उनका कहना था कि मालवीय जी, आप, मैं तो गया दिन जी को समझा रहा हूँ लेकिन ये समझ नहीं रहे, और अगर नहीं समझेंगे तो प्रिंसिपल मुझे पीस पीस कर मार डालेगा। गयाती ने लंबी सांस खींची, सोचा शायद भाग्य में यही लिखा है, ये निकम्मे मास्टर यहाँ से जाएंगे नहीं। गयादीन को लग रहा था कि ये लोग पूरा डिसाइड करके आए हैं, ये आज मेरी जान नहीं छोड़ने वाले। वे हिलकर चारपाई पर दूसरे आसन से बैठ गए, मतलब चारपाई से उठे दूसरी जगह जाकर बैठ गए। आदमियों से बोले, तो जाओ भैया, तुम ही लोग जाओ, कल सवेरे जरा जल्दी है। गए दिन दूसरी सांस खींचकर खन्ना मास्टर की मुंह करके बैठ गया। खन्ना मास्टर बोले, आप इजाजत दें तो बात शुरू से कहूँ क्या? गयातीन जी बोले, क्या कहोगे मास्टर, प्राइवेट स्कूल की मास्टरी, वह तो पिसाई का ही काम है, भागोगे कहाँ से? मतलब कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आप मतलब शांति से बैठे रहो और सैलरी आती रहे। प्राइवेट स्कूल है तो पिसना तो है ही। खन्ना ने कहा, मुसीबत यह है कि इस कॉलेज के जनरल बॉडी की मीटिंग 5 साल से हुई नहीं है, और वैद जी ही मैनेजर बने हुए हैं। ना ही कोई इलेक्शन हुआ है, जो कि हर साल होने चाहिए स्टूडेंट काउंसिल की। कुछ देर रामलीला के राम लक्ष्मण की तरह दोनों चेहरा बनाए बैठे रहे। फिर बोले, आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। सैकड़ों संस्थाएं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी सालाना बैठकें बरसों नहीं होती। अपने यहाँ का जिला बोर्ड, मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एक जमाने से बिना चुनाव कराए हुए इसे सालों खींचा गया है। मतलब जबरदस्ती का, बिना इलेक्शन का यहाँ का हर चीज चलता रहता है। गाल फुलाकर वे भराए गले से बोले, देश भर में यही हाल है। गला देशभक्ति के कारण नहीं, खांसी के कारण भर आया था। मालवीय जी ने कहा, प्रिंसिपल हजारों रुपया मनमाना खर्च करता है, हर साल ऑडिट वाले आते हैं और यह किसी भी तरह से मतलब उस चीज को वहीं पे रफा दफा कर देते हैं। गैरदीन ने बहुत निर्दोष ढंग से कहा, क्या आप ऑडिट के इंचार्ज हैं? क्या आप इस तरह से बात कर रहे हैं प्रिंसिपल के बारे में? मालवीय ने आवाज ऊंची करके कहा, जी नहीं, बात यह नहीं है, पर हमसे देखा नहीं जाता, जनता का रुपया इस तरह बर्बाद ये कॉलेज वाले प्रिंसिपल करते रहते हैं। गयातीन ने तभी उनकी बात काट दी और बोले, फिर आप किस तरह चाहते हैं जनता का रुपया बर्बाद किया जाए? बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर, सिर्फ कॉन्फ्रेंस कराई जाए, दावतें लुटाकर, मतलब कि फेस्ट दिया जाए? इस ज्ञान के सामने मालवीय जी चुप हो गए। गयातीन ने समझाया, मास्टर साहब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर अच्छे दिनों में मैंने कलकत्ता बम्बई देख आया हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ। जनता के रुपयों पर इतना दर्द दिखाना अच्छी बात नहीं है। मतलब कहने का मतलब, पब्लिक की प्रॉपर्टी पर आप इस तरह से बता रहे हैं, तो आप भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप भी उतने ही हिस्सेदार हैं जितने की वो लोग। वो तो बर्बाद हो गई। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर खन्ना मास्टर को बोले, मास्टर साहब, जनता के रुपए के पीछे इतना सोच विचार नहीं करो, वरना आप बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्योंकि सबको पता था कि वहां पर सिर्फ वैद्य जी की चलती है। मालवीय जी को गया दिन की बात ठीक ही लगी। वे भी किनारे पर बालू में ही लौट रहे थे। बोले, गया दिन जी, मैं जानता हूँ इन बातों से इन मास्टरों का कोई मतलब नहीं। चाहे कॉलेज के बदले वैद्य जी आटा चक्की की मशीन लगवा ले, चाहे प्रिंसिपल अपनी लड़की की शादी कर ले, फिर भी यह ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों की। इस तरह से सब कुछ खत्म हो रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी देर में पहली बार गया दिन के मुंह पर कुछ परेशानी दिखी, पर वो जब वो ये बात बोले तो आवाज वही पहले जैसी थकी थकी सी थी। उन्होंने कहा, नैतिकता का नाम न लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। मतलब कोई आपको कोई ना कोई जुर्माना लगा देगा। लोग चुप रहे। गया दिन ने फिर थोड़ी सी हलचल दिखाई। उसकी निगाह एक कोने की ओर चली गई। वहां लकड़ी की टूटी फूटी चौकी रखी थी। उसकी ओर उंगली उठाकर गयादीन ने कहा, नैतिकता समझ लो यही चौकी है, एक कोने में पड़ी हुई है, और सब लोग आते हैं इस पर अपनी वाली अच्छी अच्छी चादर बिछाकर और अपने हिसाब से अच्छा उसे दिखा जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसे हटाया जाता है ना, सब एक जैसे ही दिखते हैं।
मतलब आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है ना, अपने फंसने की, तो सब अपने आप को ढकने में परेशान हो जाते हैं। बात तो सही थी। इन बात ने मास्टरों को बिल्कुल ही चुप कर दिया। कैदीन ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, बोलो मास्टर साहब, खुद तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, अब तक तो तुम सिर्फ जनता की तकलीफ बताते रहे। खन्ना मास्टर एक्साइटेड हो गए, बोले आपसे कोई भी तकलीफ बताना बेकार है, आप किसी भी चीज को तकलीफ तो मान ही नहीं रहे हैं, हम इतनी बात कह रहे हैं तब से। मानेंगे क्यों नहीं, गैरदीन ने कहा, जरूर मानेंगे, तुम कहो तो। मालवीय जी ने कहा, प्रिंसिपल ने हमसे सब काम ले लिए, खन्ना को हॉस्टल इंचार्ज नहीं रखा, मुझसे गेम का चार्ज भी ले लिया। राय साहब हमेशा से इम्तिहान के सुपरिटेंडेंट थे, उन्हें वहां से हटा दिया, यह सब काम वो अपने आदमियों को दे रहा है। गया दिन बड़े समंजस में बैठे रहे, फिर बोले, मैं कुछ कहूंगा तो आप नाराज होंगे, पर जब प्रिंसिपल साहब को अपने मन मुताबिक इंचार्ज चुनने का मतलब वो कर सकते हैं, तो उसमें बुरा क्या मानना, ये उनका राइट है। मास्टर लोग थोड़ा सा मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा उनकी इस बात पे। दुनिया में सब काम तुम्हारी समझ से थोड़े ही होगा मास्टर साहब, 5 साल की याद करो, मतलब पिछले साल की। वही बैजे गांव के लाल साहब को लाट साहब ने वाइस चांसलर बना दिया कि नहीं। लोग बहुत चिल्लाए चिंगाए, मतलब उनके अगेंस्ट में हुए, पर क्या किसी ने कुछ किया? सब बाद में चुप हो गए, तुम भी चुप हो जाओगे, इसीलिए चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होगा, लोग तुम्हें ही लुच्चा कहेंगे, मतलब तुम्हें ही बेकार कहेंगे। एक मास्टर पीछे से बोला, पर इसका क्या करें, प्रिंसिपल लड़कों को हमारे खिलाफ भड़काता है, हमारी माँ बहन की गाली देता है, झूठी रिपोर्ट करता है, और इन सब में हम लोगों को सुनना पड़ता है, बाद में सवाल जवाब भी होता है। क्या दिन चारपाई पर से उठे और बोले, ये तो तुम मुझे दफ्तरों का तरीका बता रहे हो, वहां तो ऐसा ही होता ही है, मतलब हर एक ऑफिस में ये सारी चीजें होती रहती हैं, कुछ नया नहीं है, गया दिन ने कहा। उस मास्टर ने तैश में कहा, जब 10-5 लाशें गिर जाएगी तब आप समझेंगे कि नई बात हुई है। गया दिन उसके गुस्से को देख रहे थे, समझ गए कि आज उसने उड़द की दाल खाई है, क्योंकि जो भी इंसान गुस्से में होता था, गया दिन का मानना था कि वो उड़द की दाल खाया है, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा है। धीरे से बोले, यह भी कौन सी नई बात है, चारों तरफ पटापट लाशें ही तो गिर रही हैं। खन्ना मास्टर ने बात संभाली, बोले, इनके गुस्से का बुरा न मले, हम लोग सचमुच ही परेशान है, बड़ी मुश्किल है। आप आप देखिए ना जी, इसी जुलाई में अपने 3 रिश्तेदार मास्टर रखे, उन्हीं को हमसे सीनियर बनाकर सब काम ले रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल ने 3 सीनियर टीचर्स बना लिया, और वो भी सब उनके ही रिश्तेदार हैं। कौनबा परस्ती का बोलबाला है, बताइए हमें बुरा ना लगेगा। गया दिन बोले, क्यों बुरा लगेगा, तुम ही तो कहते कुनबा परस्ती का बोलबाला, वैद्य जी के रिश्तेदार ना मिले होंगे, बेचारे ने अपने ही रिश्तेदार लगा दी। मतलब अभी तक तो हम लोग यही जा रहे थे ना कि वैद्य जी ने जितने भी ऑफिस में कॉलेज में सबको रखा था, सब उनके रिश्तेदार थे। तो लोगों ने ऐसे ही कमेंट पास किया कि अरे हो सकता है वैद्य जी का कोई रिश्तेदार खाली नहीं होगा, तो प्रिंसिपल साहब ने अपने भी रिश्तेदारों को लगा दिया नौकरी पर। तो ये सब तो होता रहता है। गए दिन बोले, अरे कोई मजाक की बात नहीं, यही आजकल का युग धर्म हो गया है, जो सब करते हैं वही प्रिंसिपल भी करता है, कहाँ ले जाए बेचारा अपने रिश्तेदारों को। अब किसी को भी नौकरी चाहिए, अगर कोई किसी को लगा सकता है तो वो अपने रिश्तेदारों का भला कर रहे हैं। गया दिन बोले, अरे खरना मास्टर, तुम तो इतिहास पढ़ाते हो ना, सिंहगढ़ विजय कैसे हुई थी ये बताओ। खरना मास्टर सोचने लगे। गया दिन ने कहा, रुको मैं ही बताता हूँ। तानाजी का लेकर गए थे एक गो, उनको रस्से से बांध लिया, किले की दीवार पर फेंक दिया, और अब गो तो जहां था वहीं चिपक कर बैठ गया। साथ वाले सिपाही उसी रस्से के सहारे छत पर पहुंच गए थे। इतना कहते कहते बेचारे गया दिन थक गए। उन्होंने मास्टर के चेहरे को देखा, वो सब वैसे के वैसे ही थे। गया दिन ने अपनी बात समझाई और बोले कि यही हाल अपने देश का भी है मास्टर साहब, जो जहाँ है अपनी जगह गोह की तरह चिपका बैठा। गो एक मतलब एनिमल होता है, जो जहाँ रहता है वहीं बैठा रहता है, हिलता डुलता ज्यादा नहीं है। उसे चाहे कितना भी मतलब ना तुम पिंच करो पोक करो, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पे रहेगा। तो उसी की तरह हमारे नाते रिश्तेदार हैं, जो ऊपर तक तो चढ़े आते हैं, और जब छोड़ने को कहो तो चाहते नहीं, और वही लोग हमें बदनाम भी कर डालते हैं।
फिर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ तो मास्टर साहब ये बात कहाँ नहीं है? हर जगह है, तुमको लगता है कि कहीं नहीं है तो मुझे उसका जवाब दो। सबके मुंह लटक गए, मतलब टीचर के, और लगता था कि कोई कुछ बोलना चाहता है बट बोल नहीं पा रहा। चमरही गांव के एक मोहल्ले का नाम था जिसमें चमार रहते थे। चमरही मतलब कि चमार, चमार इन द सेंस कि वो कॉबलर, उसका जो मोची का काम करते हैं। चमार एक जाति का नाम है जिसे अछूत, अनटचेबल माना जाता है। अछूत एक प्रकार के दोपाय का नाम है जिसे लोग संविधान लागू होने से पहले छूते नहीं। सही बात है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था ना, उससे पहले लोग उनसे मतलब टच होना भी पसंद नहीं करते थे। संविधान उनके हिसाब से कविता का नाम है जिसके सहारे वह छुआछूत खत्म कर दी गई। तो संविधान लागू होने के बाद चमरही और सिपालगंज के बाकी हिस्से के बीच एक अच्छा काम हुआ था। वहां एक चबूतरा बनवा दिया गया था जिसे गांधी चबूतरा कहते थे। जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे, उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को भी संगम में बहा दिया। गांधी की याद में सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएंगी और उसी हल्ले में शिवपालगंज में यह चबूतरा बन गया था। चबूतरा सर्दियों में धूप खाने के लिए उपयोग में आता था, लेकिन ये भी बात सही है कि वहां आदमी से ज्यादा कुत्ते धूप में बैठते थे। क्योंकि उनके लिए कोई बाथरूम बनवाया नहीं जाता था, तो सब कुछ कुत्ते भी वही करते थे। मास्टरों के गुट ने देखा कि उस चबूतरे पर आज लंगर आग जलाकर बैठा है और उस पर कुछ भून रहा है, मतलब कुछ रोस्ट कर रहा था। नजदीक से देखने में पता चला कि भुनने वाली चीज एक गोल गोल ठोस रोटी है जिसे वो निश्चय ही अपने आसपास घूमने वाले कुत्तों के लिए नहीं सेक रहा था, मतलब रोटी जैसा कुछ बना रहा था। लंगर को देखते ही मास्टरों की तबीयत हल्की हो गई। उन्होंने रुककर उससे बात करनी चाहिए। 2 मिनट में मालूम कर लिया कि तहसील में जिस नकल के लिए लंगर ने दरख्वास्त दी थी, अब वो पूरे कायदे से बिना एक कौड़ी गलत ढंग से खर्च किए हुए उसे मिलने ही वाली है। देखो, लंगर के बारे में जैसे हम लोग जानते थे कि लंगर को एक एप्लीकेशन फॉर्म उसने दी थी यहाँ अदालत में, जहाँ पे हमेशा एफिडेविट के लिए उसके फॉर्म में कोई ना कोई गलती हो जाती थी, और जिसके लिए वो रिश्वत नहीं देना चाहता था। और लोग बोलते थे कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक काम नहीं करेंगे। लेकिन बातचीत से पता चला कि लंगर बोल रहा है कि आज अब मेरा काम हो ही जाए। मास्टर लोगों को यकीन नहीं हुआ कि बिना पैसे के कैसे काम होने वाला है। लंगर बोला कि अरे आज मैं सब ठीक कर आया हूँ, मतलब फिर से वो गया था, फिर से कोई गलती थी। दरख्वास्त में, एप्लीकेशन में 2 गलतियां निकल आई थी, उन्हें मैंने ठीक करा दिया है। एक मास्टर ने कहा, अरे पहले भी तो तुम्हारी एप्लीकेशन में गलती निकली थी ना, ये बार बार क्यों गलतियां निकलवाता है? कितना गंदा आदमी है। गाली न दो बापू, लंगर ने कहा, यह धर्म की लड़ाई है, गाली गलौज का कोई काम नहीं। नकलविश बेचारा क्या करे, कलम वालों की जात ही ऐसी है। मतलब लंगर के हिसाब से पढ़े लिखे लोग ही जानबूझकर गलती करते हैं। तो लोगों ने पूछा, तो नकल कब तक मिल जाएगी, मतलब एफिडेविट? उसने बोला, मिली ही समझो बाबू, यही 15-20 दिन। अब दरख्वास्त भी सदर जाएगी, मतलब कि क्या बोलते हैं, सिटी की तरफ। नकल नहीं बनेगी, फिर यहाँ वापस आएगी, फिर रजिस्टर पर चढ़ेगी। लंगर नकल लेने की योजना सुनाता रहा। उसे पता भी नहीं चला कि मास्टर लोग उसकी बात और गांधी चबूतरे के पास फैली हुई बू से ऊपर कब आगे बढ़े। जब उसने सिर ऊपर उठाया तो देखता है कि सिर्फ कुत्ते और सुअर उधर घूम रहे। गोधुली बेला, गोधुली बेला का मतलब होता है जब सनसेट होने का टाइम होता है। एक बछड़ा बड़े उग्र रूप से सींगे फटकार कर चारों पांवों से एक साथ उछलता हुआ चबूतरे के पास से निकला। बछड़ा मतलब काफ। वह कुछ देर दौड़ता रहा, फिर आगे एक गेहूं के हरे भरे खेत में जाकर ढीला पड़ा। लंगर ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो दरोगा जी। देखो, ये था तुम लोगों का 12, मतलब कि 12वां
अध्याय। अभी हम लोग 13 स्टार्ट करेंगे। तहसील का मुख्यालय मतलब ऑफिस होने के बाद जो शिवपालगंज इतना बड़ा गांव नहीं था कि उसे टाउन मतलब सिटी होने का हक मिलता। शिवपालगंज में गांव सभा होती थी, मतलब कॉन्फ्रेंस टाइप का। गांव वाले उसे गांव सभा ही बनाए रखना चाहते थे ताकि उन्हें टाउन सिटी बन करके ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। और इस गांव सभा के प्रधान भीकम खेरवी मतलब रामादीन भीकम खेरवी के भाई थे। इनकी सबसे बड़ी सुंदरता यह थी कि इतने साल प्रधान रह चुकने के बावजूद न तो पागल खाने गए थे न जेल खाने, क्योंकि जो भी उस गांव में इतने दिन रह जाएगा प्रधान, वो पागल हो ही जाता है। गंज है जहां अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध थे, उसी कारण प्रधान बनने के लिए बेसर किए थे। क्योंकि बाहर से जो भी अफसर लोग आते उनके सामने जरूर जाते पेश होते, क्योंकि वो भाई क्या थे, प्रधान थे। कभी कभी कह भी देते कि साहब शहर में जो लोग चुनकर आते हैं तुमने उन्हें तो तुमने 1000 बार देखा होगा, अब एक बार यहाँ का भी माल देखते जाओ, मतलब रामादीन के भाई को। गांव सभा के चुनाव जनवरी के महीने में होने थे, लेकिन नवंबर हो चुका था, अभी तक नहीं हुआ था। सवाल था कि कौन प्रधान बनेगा। वैद्य जी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वह एक तरह से जलील था भी। प्रधान जो भी बनता था उसको वहां गांव सभा की जमीन जायदाद के लिए मुकदमा वगैरह जाना पड़ता था, मतलब कोर्ट जाना पड़ता था। शहर के कोर्ट में भी कभी वकील हाकिमों के साथ मिलना पड़ता था। और जैसा कि है कि वकीलों पे कोई भरोसा किया नहीं जा सकता, मुकदमेबाजी में दुनिया भर की दुश्मनी लेनी पड़ती थी। इन सब से प्रधान जी हमेशा बचना चाहते थे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था। इधर कुछ दिनों से वैद्य जी की रुचि गांव सभा में दिखने लगी थी, वैद्य जी इंटरेस्ट लेते थे। एक दिन उन्होंने प्रधानमंत्री का एक भाषण किसी अखबार में पढ़ लिया। उस भाषण में बताया गया था कि गांव का जो उधार स्कूल सहकारी समिति और गांव पंचायत के आधार पर ही हो सकता है। अचानक वैद्य जी को लगा कि अभी तक गांव का उद्धार सिर्फ कोऑपरेटिव यूनियन कॉलेज के सहारे करते आ रहे थे, गांव पंचायत तो है ही नहीं उनके हाथ में। उन्होंने सोचा तभी शायद शिवपालगंज का ठीक से उद्धार नहीं हो रहा है। यही तो मैं कहूँ कि क्या बात है, शिवपालगंज डेवलप नहीं हो रहा। रुचि लेते ही कई बात सामने आई, यही कि रामाधीन के भाई ने गांव सभा को चौपट कर दिया, क्योंकि पिछले 5 सालों से वही था। गांव की बंजर जमीन पर उसने कब्जे कर रखे हैं। शायद ही घूस लेता हो, गांव पंचायत के पास रुपया भी नहीं है। निश्चय ही प्रधान ने घोटाला करके रखा है। गांव के अंदर बहुत गंदगी जमा हो गई है, अब इसे हटाना होगा, उन्होंने सोच लिया। और प्रधान को बंदूक का लाइसेंस मिल गया था, जो निश्चय ही डकैतियों के लिए उधार जाती है। और पिछले साल गांव में बजरंगी का कत्ल हुआ तो बूझो कि क्या, मतलब प्रधान के पास जो एक बंदूक थी, अब वैद्य जी सोच रहे थे कि गांव में जो डकैती होती है ना उसके लिए ये बंदूक भी उधार पे दे देता होगा। मतलब सबसे बड़ा कल्प्रिट ये रामादीन का भाई। भंग पीने वालों में भंग पीसना एक कला है, कविता है। मतलब कोई भी काम अगर आप करते हो तो वो आपके लिए एक आर्ट होनी चाहिए। भंग में जिस तरह से हम लोग बादाम पिस्ता सब कुछ डालते हैं, उसी तरह इंसान जो भी काम करता है, जैसे कि वो प्रधान जिसके बारे में वैद्य जी ऐसा कुछ सोच रहे थे कि इसने ही बहुत जगह सब कुछ घोटाला कर रखा है जिससे इस गांव का भला नहीं हो रहा। सनीचर का काम वैद्य जी की बैठक में भंग किसी सामाजिक पहलू को उभारना था। इस समय भी वह रोज की तरह भंग पीस रहा था। उसे पुकार कर किसी ने कहा सनीचर। सनीचर ने ऊपर सिर उठा करके देखा। वैद्य जी ने कहा भंग का काम किसी और को दे दो, यहाँ अंदर आ जाओ। मतलब वैद्य जी कहीं से आ रहे थे, सनीचर को अंदर बुलाते हैं। जैसे अब सनीचर को ऐसा लगा जैसे वो किसी मिनिस्ट्री पद से इस्तीफा देने को कहा जा रहा है, मतलब रेजिग्नेशन। सिर्फ भंग पीसने को मना किया था। उसने बोला है कोई, किसको दे दूं, कोई है काम करने वाला। आजकल के लौंडे क्या जाने इन बातों का, मतलब आजकल के लड़के ये सब काम नहीं कर सकते, हल्दी मिर्च जैसा पीस कर रख देंगे। पर उसने किया यही कि सिल लोढ़े का चार्ज एक नौजवान को दे दिया। मतलब वो सिलवट्टा जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वो स्टोन का होता है जिसपे चटनी वगैरह पहले पीसी जाती थी। हाथ धोकर अपने अंडरवियर के पीछे पोंछ लिया, वैद्य जी के पास आकर खड़ा हो गया। तख्त पर वैद्य जी, रंगनाथ, बद्री पहलवान, प्रिंसिपल साहब बैठे थे। प्रिंसिपल एक कोने में खिसक कर बोला, बैठ जाइए सनीचर जी। इस बात ने सनीचर को और चौंका दिया कि ये क्या, वो सब मुझे बैठा रहे। बात यह हुआ कि उसने टूटे हुए दांत बाहर निकालकर छाती के छी वो बेवकूफ सा दिखने लगा।
क्योंकि वह जानता था कि चालाकी के हमले का मुकाबला किस तरह किया। उसे लग रहा था कि बात तो कुछ है। बोले, अरे प्रिंसिपल साहब, वो अपने बराबर बतलाकर मुझे नरक में न डालिए। सनीचर को लगा कि ये लोग तो प्रिंसिपल हैं, वो तो उनके घर काम करने वाला एक मामूली सा इंसान था। बद्री पहलवान हंसे, बोले, रसाले, गंजापन झाड़ते हो, प्रिंसिपल साहब के साथ बैठने से नरक में चले जाओगे। फिर बद्री थोड़ा सा रौब में बोला, बैठ जाओ उधर। वैद जी ने कहा, इस तरह से ना बोलो बद्री, मंगलदास जी क्या होने जा रहे इसका तुम्हें कुछ पता भी है? और ये याद रखना, सनीचर का असली नाम क्या था? मंगलदास। सनीचर ने बरसों बाद अपना सही नाम सुना था। वो बैठ गया, बड़प्पन के साथ बोला, अब पहलवान को ज्यादा जलील ना करो महाराज, अभी इनकी उम्र ही क्या है, सब सही समय पर समझ जाए। वैद जी ने कहा, तो प्रिंसिपल साहब कह डालो जो कहना है। और प्रिंसिपल साहब को जैसा पता था, प्रिंसिपल साहब जब बहुत खुश भी होते थे और बहुत गुस्से में तो अवधि बोलते थे। कहे क्या कौनी बात है, मतलब कहने की कोई बात नहीं है। आप लोग तो सब जानते हैं कि गांव सभा का चुनाव हो रहा है और यहाँ का प्रधान बड़ा आदमी होता है और वह कॉलेज कमेटी का मेंबर भी होता है। एक तरह से मेरा भी अफसर होगा वो। वैद जी ने तुरंत कहा, सुनो मंगलदास, इस बार हम लोग गांव सभा का प्रधान तुम्हें बनाएंगे। शनिचर का फेस जैसे लगा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। उसने हाथ जोड़ दिए, बोला, घात लोचन सनी। मतलब उसे लगा ये क्या कहने जा रहे हैं, उसे लगा उसे सुना ही नहीं दे रहा है। मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन बनने का परवाना आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वही सनीचर की, मतलब उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर अपने को उसने कंट्रोल किया, अरे नहीं महाराज, मुझ जैसे नालायक को आपने इस लायक समझा है, यही बहुत बात है। पर मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ। सनीचर को मतलब आश्चर्य हो रहा था कि वो अचानक इतनी बढ़िया उर्दू बोल गया। पर बद्री भरवान ने कहा, अबे अभी से मत बहक, ऐसी बातें तो लोग प्रधान बने। मतलब बद्री ने कहा कि अभी जो ये भाषणबाजी कर रहे हो ना, ये सब पहलवान बनने के बाद करना है, अभी मत बोलो। इन्हें तब तक के लिए कंट्रोल में रखो। इतनी देर बाद रंगनाथ बातचीत में बैठा। सनीचर को उसने ऐसे प्रेज कहा, अरे नालायक, नालायक की बात नहीं है सनीचर, हम मानते हैं कि तुम नालायक हो, पर उससे क्या, प्रधान तुम थोड़े ही खुद बनते जा रहे हो, तो तुम्हें जनता बना रही है। जनता जो चाहेगी करेगी, मतलब इलेक्शन होगा उसमें लोग तुम्हें बनाएंगे। पहलवान ने कहा, लौंडे तुम्हें दिन रात बेवकूफ बनाते रहते हैं, तब तुम क्या करते हो, यही ना कि चुपचाप बेवकूफ बन जाते हो। प्रिंसिपल साहब ने पढ़े लिखे आदमी की तरह समझाते हुए कहा, हाँ भाई, प्रजातंत्र, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, हम उसमें रहते हैं। सनीचर को जोश दिलाते हुए बोले, शाबाश सनीचर, हो जाओ तैयार। अब सनीचर चुपचाप हो गया। प्रिंसिपल ने आखिरी धक्का दिया, प्रधान कोई गुगड़ू घुसरू ही हो सकता है, भारी होता है, पूरे गांव की जायदाद का मालिक, चाहे तो एक दिन में लाखों का ब्यारा न्यारा कर दे। मतलब सनीचर को ऐसे ऐसी बातें बताई जा रही थी जिससे वो इम्प्रेस्ड होकर के हाँ कर दे। उसे बताया था कि तुम्हारे सामने आकर के अफसर लोग बैठेंगे, तुम कागज पर सिर्फ तुम्हें मुहर मारना होगा और सब कुछ तुम्हारे कहने पर चलेगा इस पूरे गांव में। रंगनाथ को ये बातें आदर्श बात से कुछ गिरी हुई जान पर उसने कहा, तुम तो मास्टर साहब प्रधान को पूरा डाकू बनाए दे रहे हो। प्रिंसिपल जिस तरह की बातें कर रहा था ना, तो उसने बोला कि तुम क्यों डाकू की तरह बात कर रहे हो। प्रिंसिपल ने उसे बोला, अरे उम, रंगनाथ बाबू, आपने भी क्या सोचा, मैं तो मौजूदा प्रधान की बातें बता रहा। रंगनाथ ने प्रिंसिपल को गौर से देखा। यह आदमी बेवकूफी को भी अपने दुश्मन के ऊपर ठोक कर उसे बदनाम कर, मतलब प्रिंसिपल तो खुद था ही बेवकूफ, दूसरों को भी कर रहा है। थोड़ी देर के लिए खन्ना मास्टर्स के साथियों के बारे में वह निराश हो गया। उसने समझ लिया कि प्रिंसिपल का मुकाबला करने कुछ और मजे हुए खिलाड़ी की जरूरत है। मतलब प्रिंसिपल थोड़े शातिर टाइप के थे, तो उनके लिए कुछ और लोगों की जरूरत थी। सनीचा कह रहा था, पर बद्री भैया, इतने बड़े बड़े हाकिम प्रधान के दरवाजे पर आते हैं, अपना तो कोई दरवाजा ही नहीं है, देख रहे हो टूटा छप्पर। मतलब जो सनीचर था जिधर बैठता था, उसकी जो रूफ थी वो भी टूटी हुई। बद्री पहलवान सनीचर से अधिक बातें करने में अपनी तौहीन समझते, वो ज्यादा बात नहीं करते, इसीलिए वो उठकर खड़े हो गए, कमर से गिरती हुई लुंगी को लपेटते हुए बोले, घबराओ नहीं, एक दिया सलाई तुम्हारे टूटे छप्पर में भी लगाए देता हूँ।
अभी ये टेंशन दूर हो जाएगी। कहकर वे अंदर चले गए। मजाक अच्छा था ऐसा समझकर प्रिंसिपल साहब हंसे, फिर सनीचर भी हंसा। रंगनाथ की समझ में आते थे बात दूसरी ओर चली गई थी। वैद्य ने कहा, क्यों, मेरा स्थान तो है ही ना, आनंद से यहीं तुम बैठे रहना, और जितने भी अफसर आएंगे सबका तुम यहीं पे स्वागत कर। कुछ दिन बाद पक्का पंचायत घर बन जाएगा तो उसी में जाकर तुम रहना, वहीं से गांव की सारी सभा होगी। प्रिंसिपल ने अपनी चीर परिचित हे और अवधि का प्रयोग करते हुए कहा, फिर बहकने लगे आप सनीचर जी? हमारे इधर राजापुर के गांव सभा में वहां के बाबू साहब ने अपने हलवाहे को प्रधान किया। मतलब वो किसी एक और गांव की बात कर रहे थे कि उनके यहाँ तो हल जोतने वाला किसान को प्रधान बनाया है। कोई बड़ा आदमी इस धकापेल में खुद कहाँ पड़ता है। प्रिंसिपल साहब बिना किसी कुंठा के कह, मतलब किसी गुस्से के कह रहे थे। मैनेजर साहब उसी के बारे में बताए जा रहे थे। किस्सा मशहूर है कि एक बार तहसील में जलसा हुआ, मतलब कुछ कार्यक्रम हुआ, प्रोग्राम हुआ। डिप्टी साहब आए थे, सभी प्रधान बैठे थे। उन्हें फर्श पर दरी बिछाकर बैठाया गया। डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे थे। तभी हलवाहे राम ने कहा कि वाह, हमें बुलाकर इस तरह फर्श पर बैठाते और डिप्टी साहब को कुर्सी पर। डिप्टी साहब भी नए लौंडे थे, हट गए। फिर दोनों तरफ इज्जत का मामला पड़ गया। प्रधान लोग हलवाहे राम के साथ हो गए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। और ये तो तुम लोगों को पता है कि इस तरह की चीजों में इनकलाब जिंदाबाद बहुत ज्यादा होता है। लोग शांति शांति चिल्लाते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सनीचर के कानों में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसकी कल्पना में एक नंग धड़ंग अंडरवियर धारी आदमी के पीछे 100-200 आदमी बांह उठा उठाकर चीख रहे थे। वैद्य जी बोले, यह अशिष्टता थी, मैं प्रधान होता तो उठकर चला आता। फिर 2 मास बाद अपनी गांव सभा में फिर से प्रोग्राम करता और डिप्टी साहब को बुलाता। तब उन्हें मैं फर्श पर बैठा था। और ये कह करके वैद्य जी पूरा ठठाकर हंस पड़े और रंगनाथ का समर्थन पाने के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए बोले, क्यों बेटा, यही उचित होता ना। रंगनाथ कहा, ठीक है, मुझे भी यह तरकीब लोमड़ी और सारस की कथा जैसी, मतलब एक चालाक लोमड़ी की कथा जैसी लग रही है। वैद्य ने सनीचर से कहा, तो ठीक है, जाओ देखो कहीं सचमुच इस तो उस मूर्ख ने भंग को हल्दी जैसा नहीं पीस दिया ना। तुम्हारे हाथ लगे बिना भंग का असली मजा नहीं आता। बद्री पहलवान मुस्कुरा कर बोले, जाओ फिर से वही भंग घोटो। कुछ देर शांति रहा। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, आ गया हो तो एक बात खरना मास्टर के बारे में कहूँ। वैद्य जी थोड़ा सा चिढ़ गए। प्रिंसिपल ने कहा, एक घटना घटी है। परसों शाम के वक्त गया दिन के आंगन में एक ढेला जैसा गिरा। गया दिन उस समय बाहर गया हुआ था। घर में उस ढेले को बेला की बुआ ने देखा। उठाया, उसमें एक लिफाफा था। बुआ ने बेला से उसे पढ़वाकर सुनना चाहा, पर बेला पढ़ नहीं पाई। रंगनाथ बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, अंग्रेजी में लिखा हुआ था क्या? अंग्रेजी में कोई क्या लिखेगा, हिंदी में ही, पर कुंवारी लड़की उसे पढ़ती कैसे? वो एक प्रेम पत्र था। वैद्य जी चुपचाप सुन रहे थे। रंगनाथ की हिम्मत न पड़ी कि पूछे, पत्र किसने था, किसने दिया था, किसने लिखा था। प्रिंसिपल बोले, पता नहीं किसने लिखा था, मुझे लगता है खन्ना मास्टर के ही गुट वालों की हरकत है। मतलब खन्ना मास्टर के ग्रुप की है, गुंडे हैं ये लोग। खन्ना मास्टर आपके खिलाफ प्रचार ही कर रहा है, कहता है वह पत्र रुपन बाबू ने भेजा है। अब उसकी यह हिम्मत कि आपके वंश को कलंकित करे। अब प्रिंसिपल साहब खन्ना के खिलाफ पूरा बोले जा रहे थे कि आप, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो आपके बेटे को ही, आपके वंश को कलंकित कर रहा है। वैद्य जी पर इसका कोई असर नहीं दिखा, सिवाय इसके कि वे 1 मिनट तक चुप बैठे। फिर बोले, मेरे वंश को क्या खाकर कलंकित करेगा? कलंकित तो वह गया दिन के वंश को कर रहा है, कन्या तो उन्हीं की है। प्रिंसिपल साहब थोड़ी देर वैद्य जी का मुंह देखते रहे, पर उनका चेहरा बिल्कुल रिटायर हो चुका था। घबराहट और प्रिंसिपल साहब लुढ़क कर अवधि के फर्श पर आ गए। और फिर अवधि उनकी शुरू हो गई। बोले, लाओ भैया सनीचर, जल्दी से ठंडाई फंडाई ले आओ, कॉलेज में लेवर छूटे का समय हो ही रहा है। मतलब कॉलेज खत्म होने का टाइम हो रहा है तो मुझे जाना है। तो ये था 13 पार्ट।